अच्छा जी, तो जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है एसडीएन का, उसके अंदर हमने देख लिया कि जो इसका एसेंस है या उसका कोर है कि बेसिकली जो कंट्रोल प्लेन है उसको डाटा प्लेन से सेपरेट किया गया है। क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है वो नेटवर्क इंटेलिजेंस है और उसको जब सेंट्रलाइज कर दिया गया है तो एक सेंट्रलाइज एंटिटी से सेंट्रलाइज जो एंटिटी है वहाँ से ये तमाम इंटेलिजेंस जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडरलाइंग जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एप्लीकेशंस को एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की गई है। ये बड़ी अहम बात है कि ये एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो नेटवर्क है वो एप्लीकेशन के लिए जो है एब्स्ट्रैक्टेड है। वो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको जो पिछली स्लाइड को देखते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई एप्लीकेशन जो है उसने कुछ, आप उसमें एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन जब नेटवर्क को एक्सेस करेगी तो वो उसके लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एपीआई प्रोवाइड करेगा और उसको एक्सेस करके ये नेटवर्क एप्लीकेशन जो है रिक्वेस्ट करेंगी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नीचे अंडरलाइंग जो नेटवर्क है उससे वो इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटस इंफॉर्मेशन है या अपडेट करनी है स्टेट को नेटवर्क की, उसको करेगा। तो इसका फायदा क्या है इस एब्स्ट्रैक्शन का? इस एब्स्ट्रैक्शन का फायदा ये है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप जावा में आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर आपने कुछ रीड करना है, कोई इंफॉर्मेशन किसी फाइल से, तो अगर वो फाइल अगर आप हार्ड डिस्क से रीड कर रहे हैं, अगर वो फाइल आप जो है फ्लैश में जो मेमोरी है वहाँ से रीड, किसी भी डिवाइस से रीड कर रहे हैं, उसके लिए एक फंक्शन कॉल होगी और नीचे अंडरलाइंग जितनी भी डिवाइसेस है उससे किस तरह से कम्युनिकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसी तरह से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आप जब नॉर्मली आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें आपके पास एपीआईज होती हैं हर काम के लिए। उसको नीचे जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हाइड कर देता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है हमारे पास एसडीएन के अंदर कि अगर आपने जो नीचे जो कोई एप्लीकेशन आप कोई भी एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन है सिक्योरिटी, और आपने उसके लिए इस अंडरलाइंग डिवाइस के अंदर एक रूल जो है या उसके राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है, और उसके अंदर चेंज लेके आना है। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए आपको ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एपीआई प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल फ्लो, इसके लिए मैं अब मिसाल ले लेता हूँ जी, चलो आसान कर लेते हैं, राइट एंट्री। ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, राइट राउटिंग राउट एंट्री, इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है या एपीआई आपको प्रोवाइड करेगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नीचे इसकी सारी जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन होगा जिसको यूज करके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिवाइस को के अंदर राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा, उससे जो है नेटवर्क एप्लीकेशन जो है उसको उससे ये एब्स्ट्रैक्टेड होगा। तो इस तरह से नेटवर्क एप्लीकेशन जो लिखना है और उसको डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा। दूसरा, अब आपके पास अगर आपने जो एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर आपको नीचे जो नेटवर्क है उसकी टोपोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एक मॉड्यूल होगा, उसका नाम होगा, है हमारे पास जैसे पॉक्स में है, टोपोलॉजी डिस्कवरी पावर मॉड्यूल है आपके पास। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करते हैं और आपको टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली वो एप्लीकेशन जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टोपोलॉजी डिस्कवरी का मॉड्यूल है वो खुद ही टोपोलॉजी को मेंटेन रखेगा और उससे ये इंफॉर्मेशन लेके और वो डिसीजन, वो एप्लीकेशन जो है जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी है वो कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से अगर इस एप्लीकेशन ने राउटिंग करवानी है तो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर राउटिंग के भी मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, लेयर 2 लेयर 3 दोनों के। तो अगर ये एप्लीकेशन राउटिंग इसे करानी है तो राउटिंग का मॉड्यूल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास अवेलेबल होगा, ये जो है फॉर एग्जांपल अगर इसको कोई पाथ चाहिए फ्रॉम ये से हमारे पास यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये सोर्स है,
ये स्विच हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स है और इस स्विच के साथ कोई यहाँ पे डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन इस स्विच के साथ कनेक्टेड है और सोर्स जो है हमारे पास, मैं कहता हूँ सोर्स जो है इस स्विच के साथ कनेक्टेड है और डेस्टिनेशन इसके साथ। और ये नेटवर्क एप्लीकेशन जो है इसको इस दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो वो राउटिंग जो मॉड्यूल है उससे रिक्वेस्ट करेगा, वो उसके राउटिंग मॉड्यूल के अंदर जो भी एल्गोरिथम यूज हो रहा है बेस्ट पाथ कैलकुलेशन का, वो उसका काम है। ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन उससे कही मुझे वही पाथ दो इस सोर्स डिवाइस से इस डेस्टिनेशन डिवाइस तक, वो उसको पाथ दे देगा। तो इस तरह से आपके लिए नेटवर्क एप्लीकेशन जो है ना बनाना जो है आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी हो गई कि किस तरह से ये अंडरलाइंग जो नेटवर्क है उसको उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा ये आर्किटेक्चर प्रोवाइड होती है। और दूसरा जो जैसे अभी इसमें हमने बात कर ली कि जो आपका कंट्रोल प्लेन है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होगी, वो एक जनरल पर्पस हार्डवेयर है, वो कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं है। तो ये भी एक हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि जो हमारे पास वेंडर्स थे वो आपको हार्डवेयर भी दे रहे हैं, अगर आपको कोई आपके वर्जन अपडेट करना है, ठीक है, और कोई नया प्रोटोकॉल जो है उसका वर्जन आपको चाहिए या इस तरह की सर्विसेज हैं, तो हार्डवेयर आपका अगर काम कर भी रहा है तो वो कहे नहीं जी आपने ये दूसरी हार्डवेयर लेनी है, तो आप हार्डवेयर भी चेंज करेंगे, वो दोनों चीजें बंडल करके आपको देते थे। तो ये भी एक बड़ा मसला था जिसकी वजह से क्योंकि उनकी मोनोपोली थी, तो वो आपको अब तो इसमें आप आपके पास जो कंट्रोलर है सेंट्रलाइज कंट्रोलर, पिछली स्लाइड में मैं दोबारा जाऊंगा, तो इसमें आप देखें तो ये जो आपका सेंट्रलाइज कंट्रोलर है ये, ठीक है, ये कंट्रोलर एक जनरल पर्पस हार्डवेयर है, जिस तरह से पहले भी बात हो चुकी, ये लैपटॉप हो सकता है, ये एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, ये एक सर्वर हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आप किस किस्म के नेटवर्क के लिए कंट्रोलर आपको चाहिए। तो इससे ये हुआ कि हमारे पास जो मसला था कि जी आपको हार्डवेयर भी खरीदनी पड़ेगी उसी वेंडर से, वो भी ख़त्म हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कमोडिटी जो आपके पास सर्वर्स हैं या डिवाइसेस हैं जिसके अंदर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सेट करके उसको आप, तो एज़ कम्पेयर टू ये जो हमारे पास जनरल पर्पस हार्डवेयर है, कमोडिटी सर्वर्स हैं या इस तरह की डिवाइसेस हैं, तो वो काफ़ी सस्ती हैं उसके मुकाबले में कि आप सिस्को से या हुआवे से या जूनिपर से, मोस्ट एक्सपेंसिव जो है सिस्को है, तो उससे आप डिवाइसेस लेते हैं तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। और इसके साथ हमारे पास एक और जो एट्रीब्यूट है कि हमारे पास जो डाटा प्लेन्स है वो प्रोग्रामेबल है। अब आपके पास क्योंकि कंट्रोल प्लेन सेंट्रलाइज हो चुकी है और आपको ये फैसिलिटी है कि आप उन डाटा प्लेन जो आपके पास डम स्विचेस हैं उनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, उस सेंट्रलाइज एंटिटी से। तो हम दोबारा डायग्राम में जाएंगे और देखेंगे कि ये आपके पास जो यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं, ये फॉरवर्डिंग डिवाइसेस, ये फॉरवर्डिंग डिवाइसेस अब डम डिवाइसेस हैं और ये प्रोग्रामेबल है, आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और इसको कंट्रोल किया जा रहा है सेंट्रलाइज एंटिटी से। तो इस वजह से अब क्यों प्रोग्रामेबल है, तो इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अब इनोवेशन करना जो है वो आसान भी हो गया और उसके अंदर उसकी स्पीड भी बढ़ गई। अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं जी कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर है ये ऐसा आर्किटेक्चर है कि इससे आप किसी एक डिवाइस को नहीं कंट्रोल करते बल्कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ना वो इससे कंट्रोल होता है। अगर आप देखें, हम डायग्राम की तरफ दोबारा जाते हैं और इसमें देखें इस डायग्राम में, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये कोई एक डिवाइस नहीं कंट्रोल हो रही, यहाँ पे आपके पास ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, जिसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेटवर्क नज़र आ रहा है इसके अंदर 4 फॉरवर्डिंग डिवाइसेस हैं, तो ये 4 की 4 डिवाइसेस जो हैं ये इस कंट्रोलर से कंट्रोल आप उसको कर सकते हैं, उन तमाम को की स्टेटस को चेक कर सकते हैं, टोपोलॉजी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको उसके अंदर हर एक स्विच की जो फॉरवर्डिंग डिवाइस है उसकी स्टेट को चेक कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉरवर्डिंग बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप
कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक केस स्टडी है गूगल की। इसके अंदर बेसिकली गूगल ने जो है इंडस्ट्री में ये एसडीएन जो है बेसिकली उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम उनके डेटा सेंटर पे क्या थे, वही जो हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की कि उसकी बहुत ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल कास्ट जो है वो इंकर होती थी। किस चीज़ के ऊपर जी, उनको भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पड़ते थे, तो डिवाइसेस अपडेट करो, फिर उसके अंदर और प्रोविजनिंग क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर आप का नेटवर्क जो है वो अगर आपके नेटवर्क की अंदर जो है जो उसका पैटर्न है, ट्रैफिक पैटर्न चेंज होता है, तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता था कि आपको ओवर प्रोविजनिंग का मतलब ज़्यादा आपको रिसोर्सेज रखनी पड़ती थी कि आपका सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट हो, ज़्यादा बैंडविड्थ जो रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा हाई बैंडविड्थ के लिंक्स रखने पड़ते थे। ठीक है, इसी तरह से डिवाइसेस वगैरह कि आपका सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट हो। ठीक है, फिर इसी तरह से जो बैकअप वगैरह लेना है या ट्रैफिक इंडिविजुअल स्विच को अपडेट करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज, वही हमने पहले इस पर बात कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें कॉस्टली हैं, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात कर लें, ये सारी चीज़ें। तो ये वही इशू जो हमने इस पर डिसीजन की है। फिर दूसरा, ये इनके साथ साथ एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी, खर्चा भी हो गया, दूसरा डिले भी आता था जब आपने दोबारा से रिकन्फिग्रेशन करनी है, राउटिंग टेबल्स रीबिल्ड होंगे। ठीक है, और दूसरा जो नया सिस्टम है उसको पता भी नहीं है किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो डिले भी था। इसी चीज़ के बेस के ऊपर गूगल ने जो है इम्प्लीमेंटेशन की, अपने जो उनका डाटा सेंटर है और उनका अपना एक वैन है, उस वैन को उन्होंने एसडीएन बेस बनाया, जिसके लिए उन्होंने हार्डवेयर भी खुद डिज़ाइन की और उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर भी खुद जो है उन्होंने डेवलप किया। तो उससे तकरीबन जब उन्होंने उस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए और उसको अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज़ करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर इसको अनाउंस किया, जिसके लिए ये तकरीबन 2013 में सिख कॉम में उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंस जो उनका था, उन्होंने बाकायदा उन्होंने उसका जो है पब्लिश किया कि भाई उन्होंने जो अपना नेटवर्क जो है तकरीबन 2010 से लेके 2012 तक जो है वो अपना नेटवर्क एसडीएन पे रन कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जी, एक तो बात होती है थ्योरेटिकली, और दूसरा ये कि ये प्रोडक्शन नेटवर्क था और वो रन हो रहा था सारे इसी आर्किटेक्चर पे। ये जो आपके पास एसडीएन का आर्किटेक्चर है, इसी को यूज करके इन्होंने ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है डिजाइन किया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जो डाटा सेंटर ऑपरेटर्स थे, ये जो बड़े बड़े नेटवर्क ऑपरेटर्स थे, उन्होंने भी इसमें काम शुरू किया। तो ये एक सक्सेस स्टोरी थी एसडीएन की, जो कि गूगल ने अपना एक वैन जो है एसडीएन वैन, वो उन्होंने डिप्लॉय किया और उसको V4 का नाम दिया। ये आपको पेपर भी मिल जाएगा, ये नीचे देखें, V4 एक्सपीरियंस विद ग्लोबली डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। तो ये इसमें आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इससे ये पता चला कि जी ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है कि जो प्रोडक्शन नेटवर्क में जो है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और उसके फ़ायदे ये वो जो सारे जो हमने बात की, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं और वो सारे उन्होंने वो सारे फ़ायदे इसी लिए। ये थोड़ी सी उसकी जो एसडीएन है उसकी हिस्ट्री है। बेसिकली ये मार्टिन कोसाडा जो है, ये इसने पीएचडी का स्टूडेंट था और इसने अपने थीसिस में जो है इसने बेसिकली एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था सैन के नाम से, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था ये। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था बेसिकली कि किस तरह से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को एक सेंट्रलाइज लोकेशन से कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ये जो है
एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वगैरह जो है ये हर एक एज डिवाइस जो है उस पर कन्फिगर की जाती है, जो कि बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए उन्होंने ये एक आर्किटेक्चर दिया इथेन, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक आइडिया उन्होंने फ्लोट किया कि किस तरह से हम बेसिक यहाँ पे इनका फोकस जो था वो सिक्योरिटी पे था, सिक्योरिटी सर्विसेज पे था कि किस तरह से सिक्योरिटी को हम सेंट्रलाइज डिवाइस से जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप देखें तो उसी तरह से और जो इंटेलिजेंस है वो इन्होंने सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए एक सेंट्रलाइज डिवाइस से इंटेलिजेंस जो है वो शिफ्ट कर दी। उसके बाद हमारे पास ओपन फ्लो का आइडिया जो है वो सिक्काम 2008 में ओपन फ्लो का जो है आइडिया प्रपोज किया गया। ओपन फ्लो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है, उसके ज़रिए से आप ये जो आपके पास फॉरवर्डिंग डिवाइसेस हैं उनको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल है, इसको इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में देखेंगे कि ओपन फ्लो प्रोटोकॉल जो है वो उसके अंदर कौन कौन से उसके मैसेजेस हैं, किस तरह से कंट्रोलर और स्विच उसके में कम्युनिकेट करते हैं। और ओपन फ्लो की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो ये है कि ओपन फ्लो प्रोटोकॉल इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि हमें ये जो हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, ये ट्रेडिशनल डिवाइसेस जो हैं, इनको अंदर ज़्यादा चेंजेस करने की भी ज़रूरत उसके अंदर नहीं है, और आप उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं एज ए ओपन फ्लो डिवाइस। सिर्फ उसके अंदर जो है उसका जो फर्मवेयर है उसके अंदर थोड़ी सी अपडेट होगी ओपन फ्लो के लिए, और वो राउटर वो जो स्विचेस हैं वो आप एसडीएन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती थी कि वो जो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जो ट्रेडिशनल हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको आसानी से इस पर पोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, इसके बाद हमारे पास 2009 में स्टोर ने पब्लिश की ओपन फ्लो स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर वो सारी डिटेल थी कि ये प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर कंट्रोलर पार्ट जो है वो किस तरह से होगा, जो स्विच का पार्ट है वो किस तरह से होगा, ये आपस में मैसेजेस एक्सचेंज होंगे तो वो उसमें स्टेटस चेक करने के लिए कौन से मैसेजेस हैं, और अगर कंट्रोलर जो है वो स्विचेस से कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेटस मालूम करना चाहता है, या स्विच जो है कंट्रोलर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, या कंट्रोलर स्विच को के अंदर कोई नई की जो टेबल है उसके अंदर फ्लो टेबल होता है, रूटिंग टेबल नहीं होता, फ्लो टेबल होता है, उसको किस तरह से अपडेट करेगा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इस स्पेसिफिकेशन में डिफाइंड हैं। तो ये पहली स्पेसिफिकेशन थी इसकी। हाँ, मार्टिन कसाडो ने फिर हमारे पास नसीरा जो है ये जो है वो को फाउंडर थे, वो बनाई नसीरा 2009 में। उन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर, एसडीएन के ऊपर, उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन 2011 में ये फाउंड हुई। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया जो प्रोजेक्ट्स से एसडीएन रिलेवेंट डिफरेंट इसके जो इश्यूज थे वो सारे अभी भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। और 2011 में ओपन नेटवर्किंग समिट जो है उसमें काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के वेंडर थे, जूनिपर, सिस्को जो है उन्होंने भी मतलब उन्होंने भी ये इसको इंटीग्रेट करने का कि हम इसको अपनी इस टेक्नोलॉजी को जो अपनी डिवाइसेस हैं उसके अंदर एसडीएन इनेबल डिवाइसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी मार्केट में इस तरह की डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास हाइब्रिड है। आप उसको एज ए ओपन फ्लो डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसको उसके ऊपर ट्रेडिशनल नेटवर्क में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देख ली, और इसमें हमने ओपन फ्लो की बात की। ओपन फ्लो को हम डिटेल से देखते हैं। ओपन फ्लो हमारे पास जिस तरह से हमने बात की, हमारे पास नेटवर्क के अंदर एसडीएन नेटवर्क के अंदर सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन है, और उस कंट्रोल प्लेन के अंदर हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो एपीआई यूज़ करता है फॉरवर्डिंग डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए, वो एपीआई हमारे पास ओपन फ्लो प्रोटोकॉल जो है। ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को यूज़ करके ये हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है या कंट्रोलर आप उसे कहते हैं, वो कम्युनिकेट करता है आपका जो फॉरवर्डिंग डिवाइस है।
क्योंकि हम एसडीएन के अंदर ये जो डिवाइस है, जो स्विच या राउटर, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क में स्विच या राउटर कहते थे, इसमें हम इसको फॉरवर्डिंग डिवाइस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरवर्डिंग डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए ये प्रोटोकॉल है। अब इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे, तो एक इसके अंदर हमारे पास ओपन फ्लो का मॉड्यूल होगा। ठीक है, जिसके ज़रिए से आपका कंट्रोलर जो है, इसके अंदर जो ओपन फ्लो का मॉड्यूल होगा वो इससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, और फिर इस तरह से ये सारे ओपन फ्लो का मॉड्यूल, हार्डवेयर वगैरह या उससे जो इंटरेक्शन है वो उसके साथ होगी। इसके अलावा अब एक सवाल पैदा होता है, अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसडीएन और ओपन फ्लो में क्या फ़र्क है। तो एसडीएन तो एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, हमने बात की कि भाई उसके अंदर कंट्रोल प्लेन को हमने सेंट्रलाइज कर दिया, और सेंट्रलाइज कंट्रोल एंटिटी जो है उससे तमाम जो नेटवर्क की डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब ओपन फ्लो फिर क्या चीज़ है? तो ओपन फ्लो बेसिकली उसकी रियलाइजेशन है, जो कॉन्सेप्ट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये फैसिलिटी देता है कि ओपन फ्लो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को सेपरेट कर सकें। ओपन फ्लो का एक मॉड्यूल कंट्रोलर में होगा, दूसरा मॉड्यूल उसका स्विच में होगा। ठीक है, और इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे आपस में। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल जो है वो उसको प्रैक्टिकली या उसको रियल लाइफ में किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए आप ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। इसी तरह से फ्लो बेस्ड कंट्रोल आपके पास होता है, अंदर आपकी जो ट्रेडिशनल जो स्विचेस हैं और राउटर्स हैं उनके अंदर बहुत थोड़ी सी चेंज करके जो है उनको एज ए ओपन फ्लो जो कंपेटेबल जो है उनको बनाया जा सकता है। तो एसडीएन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने बात की कि भाई हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है वो सेंट्रलाइज होगी। ठीक है, और हमारे पास जो डिवाइसेस प्रोग्रामेबल होंगी, और ओपन फ्लो जो है वो बेसिकली इसकी रियलाइजेशन है, और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप कह सकते हैं कि ये एक इंटरफेस है बिटवीन कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन। अगर हम ये कुछ डायग्राम देखें तो ये ठीक है, यहाँ इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जो ओपन फ्लो जो है आप देखें तो ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के जरिए से जो कंट्रोल प्लेन है वो डाटा प्लेन से कम्युनिकेट करेगी। तो ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस के जरिए से कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। तो इसको हम एक इंटरफेस कह सकते हैं। और आप ओपन फ्लो के ज़रिए से डायरेक्टली फॉरवर्डिंग डिवाइस की स्टेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर जो उसके अंदर हमारे पास फ्लो टेबल होता है। हम एसडीएन के अंदर जो डिवाइसेस के अंदर टेबल्स होते हैं उनको फ्लो टेबल कहते हैं। उनको राउटिंग टेबल या मैक टेबल नहीं कहा जाता, बल्कि उनको फ्लो टेबल कहा जाता है। उन फ्लो टेबल्स को इस प्रोटोकॉल के ज़रिए से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसके ज़रिए उन डिवाइसेस की स्टेटस को मालूम किया जा सकता है। तो डायरेक्टली उन डिवाइसेस को आप आसान अल्फाज में कहें तो उनको डायरेक्टली मैनेज किया जा सकता है। उस मैनेजमेंट के अंदर चाहे जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे आपने स्टेटस मालूम करना है, चाहे आपने स्टेटस चेंज करना है, चाहे आपने उसके अंदर जो फ्लो टेबल है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोटोकॉल है जो कि जो हमारे पास फॉरवर्डिंग डिवाइसेस हैं या स्विचिंग डिवाइसेस हैं, और कंट्रोलर जो है हमारे पास जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है जिसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है। ओपन फ्लो किस तरह से काम करता है जी? हमारे पास हर स्विच के अंदर फ्लो टेबल होता है।
और फ्लोट टेबल के अंदर हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पे आपको नजर आ रही है डायग्राम, ये फ्लो टेबल है, ठीक है। ये उसके अंदर 3 सेक्शंस हैं और ये फ्लो टेबल जो है ये हर डिवाइस के अंदर होता है, हर एसडीएन के अंदर, हर फॉरवर्डिंग डिवाइस के अंदर ये फ्लो टेबल होता है। आपको नजर आ रहा होगा ये फ्लो टेबल है, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, तमाम डिवाइसेस में ये फ्लो टेबल होगा और इस फ्लो टेबल के अंदर हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है रूल, दूसरा सेक्शन होता है एक्शन और तीसरा सेक्शन होता है स्टेट्स। रूल के अंदर जो है ये बताया जाता है, जब फ्लो टेबल को बनाया जाता है, कि वो रूल सारे जिसकी बेस के ऊपर पैकेट जो है उनको मैनिपुलेट करना है या उसको जो है पैकेट फॉरवर्डिंग करनी है, वो सारे रूल्स डिफाइन होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो रूल्स होंगे वो डिफाइन किए जा सकते हैं स्विच पोर्ट की बेस के ऊपर। आप देखें, मतलब अगर वो किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे एक पैकेट आ रहा है तो उसको किसके साथ स्पेसिफिक आपने किसी पोर्ट पे उसको फॉरवर्ड कर देना है, ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है उसके अंदर आप उसके अंदर रूल डिफाइन करें वो मैक सोर्स और मैक डेस्टिनेशन के एड्रेस की बेस के ऊपर। इस तरह से अगर आपने मैक ये लेयर 2 स्विचिंग की बात करें तो जब आपके पास स्विच के पास पैकेट आता है तो वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखता है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो गया। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस या सोर्स मैक एड्रेस की बेस के ऊपर रूल हो सकता है, या वीलैन आईडी की बेस के ऊपर हो सकता है, ईथर टाइप के बेस के ऊपर हो सकता है, आईपी सोर्स आईपी एड्रेस सोर्स आईपी एड्रेस या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर हो सकता है, टीसीपी पोर्ट सोर्स टीसीपी पोर्ट या डेस्टिनेशन टीसीपी पोर्ट की बेस पे हो सकता है। तो ये रूल होंगे, ये रूल डिफाइन करेंगे कि हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं तमाम पैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, पैकेट आता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन है जो कि लेयर 2 स्विचिंग कर रही है तो वो मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर आप रूल डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने राउटिंग की बात कर रहे हैं तो वो पैकेट में से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को रीड करके उसकी बेस के ऊपर रूल जो है डिफाइन किए जाते हैं। तो ये रूल पार्ट हो, रूल में होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रूल है कि अगर सोर्स आईपी एड्रेस हो 192.168.1.1 तो उसको फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर स्विच की पोर्ट नंबर 3 पे। ये रूल हो गया। सॉरी, ये रूल जो है सिर्फ ये होगा कि जो पैकेट है उसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये रूल होगा। और ये जो मैंने बताया कि पोर्ट इस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दो, ये एक्शन होगा, ये एक्शन वाला पार्ट होगा। रूल वाला पार्ट इस पैकेट के अंदर किस इंफॉर्मेशन को देखना है। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर पैकेट आए तो उसका सोर्स फॉर या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर पैकेट आए और उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उस पैकेट के अंदर जो एड्रेस आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन का वो 192.168.1.1 हो, तो उसके लिए एक्शन फिर होगा कि उसको पोर्ट नंबर 3 पे फॉरवर्ड कर दे। तो जो एक होगा रूल और दूसरा हमारे पास एक्शन, उसका पार्ट हो गया जिसमें बताया जाएगा कि उस रूल को अगर रूल के साथ मैच होता है, कोई पैकेट आता है और उस रूल के साथ मैच होता है तो उसके लिए क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो रूल मैचिंग के लिए होगा कि जब कोई पैकेट आएगा तो रूल से मैच किया जाएगा, जिस रूल से मैच किया जाएगा उस रूल के जो उसके लिए जो एक्शन डिफाइन किया होगा वो उसको उस पे वो एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो मैं इसको दोबारा इधर लिख देता हूँ जी। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई पैकेट आए और उसका डेस्टिनेशन आईपी वो हो हमारे पास 192.168.1.1, ये रूल हो गया, ठीक है। आसान अल्फाज में इसको लिख लूंगी जी। वो ये चेक करेगी, रूल ये है कि जी जो पैकेट आया उसका डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है, ये हो। और उसके लिए एक्शन जी आसान अल्फाज में मैं
उसके लिए एक्शन इक्विवेलेंट क्या है जी, सेंड टू पोर्ट 3, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा आपका एक सिंपल आसान अल्फाज में फ्लो टेबल की एंट्री होगी कि पैकेट आए तो उसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी चेक करो। एक रूल इस तरह का हो सकता है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी चेक करो, अगर ये डेस्टिनेशन आईपी है कौन सा 192.168.1.1, तो उसके लिए ये एक्शन परफॉर्म करो। क्या एक्शन परफॉर्म करो? एक्शन है जी सेंड टू पोर्ट नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो टेबल के अंदर एंट्रीज हो गई, जिस तरह आपके पास राउटिंग टेबल में एंट्रीज होती हैं या मैक टेबल में एंट्रीज होती हैं। तो ये उसके अंदर एक पार्ट होगा रूल का। रूल में हम डिफाइन करेंगे कि क्या मैचिंग करनी है, और यहाँ पे जो मैचिंग हो रही है वो डेस्टिनेशन आईपी से हो रही है। ये डिपेंड करता है, वो सोर्स आईपी की बेस पे भी हो सकता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बेस के ऊपर भी हो सकता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की टीसीपी पोर्ट जो होती है उसकी बेस पे हो सकता है। तो ये किस तरह मैचिंग होगी ये डिपेंड करेगा आपकी जो एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन जो है वो मैक लर्निंग की है, तो वो लेयर 2 के रूल्स होंगे सारे। अच्छा, तो इसके साथ फिर तीसरा पोर्शन होगा स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक में जो है इस रूल को जो पैकेट्स मैच करेंगे तो उसको काउंट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पैकेट मैच हुआ तो काउंटर में होगा कि 1, ठीक है, या नंबर ऑफ पैकेट्स हो सकते हैं या नंबर ऑफ बाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी जो एंट्री है इससे रेलेवेंट जो स्टैटिस्टिक होगी उसकी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। तो जो हमारे पास एक्शन होंगे उसमें हो सकता है फॉरवर्ड पैकेट, जैसे मैंने यहाँ पे रूल डिफाइन किया कि सेंड टू पोर्ट नंबर 3, ठीक है। और दूसरा एक्शन हो सकता है इनकैप्सुलेट एंड फॉरवर्ड टू कंट्रोलर। इसमें ये हो सकता है कि अगर एक स्विच के पास एक पैकेट आया है यहाँ पे, और ये इस पैकेट आया है यहाँ पे, और उसके पास उसके लिए रूल नहीं है, तो वो उसको भेज देगा कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर के पास भेजने के लिए ये सेकंड टाइप का रूल डिफाइन होगा, जिसमें आगे एक्शन जो होगा वो एक्शन होगा। ये देखें, आपको ये जो एक्शन नजर आ रहे हैं ये 4 किस्म के एक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें 4 किस्म के एक्शन। एक पहला तो ये एक्शन कि किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देना, दूसरा के उसको कंट्रोलर को भेज देना, सेकंड ऑप्शन। थर्ड के उसको ड्रॉप कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आप फायरवॉल एप्लीकेशन आपकी, तो वो इस तरह का रूल डिफाइन करेगी फॉरवर्डिंग डिवाइस में कि डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो तो इस पैकेट को ड्रॉप कर दो, ठीक है। और इसी तरह से चौथा जो है फोर्थ, सेंड टू नॉर्मल प्रोसेसिंग। ये अगर हम आपके पास आप चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो प्रोटोकॉल्स आपके डिवाइस पे रन हो रहे हैं वही उसको हैंडल करें, ठीक है, एसडीएन जो पाइपलाइन है वो उसको ना हैंडल करे, तो वो फिर उसके लिए आप ये फोर्थ रूल भी फ्लो टेबल में डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, ये सेशन खत्म हो रहा है।